अब आता है लेक्चर 18 कैलकुलेशन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर इन बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर निकालना होता है। तो सबसे पहले स्टेडी स्टेट एरर निकालते किसका है, तो स्टेडी स्टेट एरर हम लोग CLTF का निकालते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेडी स्टेट एरर निकालने का, इसका मतलब गिवन ट्रांसफर फंक्शन एक CLTF है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट चीज़, हमें एक बोडे प्लॉट दिया रहता है, उसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मान लो एक ओपन सिस्टम है, तो वो जो ट्रांसफर फंक्शन तुम निकाले वो यहाँ पे है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि इसका स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए पहला हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस ट्रांसफ़र फंक्शन का टाइप देखेंगे, मतलब कितना पोल ओरिजिन पे है ये देखना है। अगर वो टाइप 0 है तो उसका स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला ये होगा, और इस समय Kp उसका DC गेन देगा। ठीक है, तो Kp पहले कैलकुलेट करोगे, इस ट्रांसफ़र फंक्शन को यहाँ रखोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये जो आएगा इसको यहाँ रखोगे, और ये स्टेडी स्टेट एरर निकल गया। अगर ये फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 है, तो टाइप 1 के समय स्टेडी स्टेट एरर हमें इस फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, और इस समय हमें Kv निकालना होगा, दैट इज़ वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। ये होता क्या है, तो बेसिकली ये DC गेन ही होता है। ठीक ना, अब जो DC गेन है वो तुम बोडे स्टाइल से निकाल लो, वो भी ठीक है, और बोडे स्टाइल से नहीं निकालना है तो ऐसे भी निकाल लो। ठीक है, ये बेसिकली टाइप के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड है। जैसे टाइप 0 के लिए Kp, टाइप 0 के लिए Kp से तुम DC गेन निकालोगे, टाइप 1 के लिए Kv तुम्हारा DC गेन देगा, और टाइप 2 के लिए Ka DC गेन देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया पहला स्टेप कि ट्रांसफ़र फंक्शन में तुम स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालोगे। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है कि मान लो तुमको ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है और तुमको आउटपुट फाइंड करना है। ठीक है, और इनपुट भी तुम्हें दिया हुआ है, तो इनपुट मान लो कोई सिग्नल दिया हुआ है, जैसे रैंप सिग्नल दिया हुआ है। तो अब ये तुम्हें याद रखना होगा कि रैंप के केस में वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट ही हमें DC गेन देता है, और स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला ये होगा। अगर स्टेप इनपुट है तो उस समय पोजीशन दैट इज़ Kp, और अगर पैराबोला है तो Ka एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, बस यही चीज़ है इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट आता है लेक्चर नंबर 21, दैट इज़ रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर फॉर बॉडी प्लॉट। तो देखो पोलर प्लॉट में हम लोग ओमेगा GC, ओमेगा PC, PM और GM पढ़े थे। यही चार होता है रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर, और इसी के बीच में रिलेशन देख के हम लोग बताते हैं कि CLTF तुम्हारा स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, ये जो रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर होता है ये OLTF का होता है, और इसके बीच में रिलेशन देख के हम लोग ये पता करते हैं कि CLTF स्टेबल है या नहीं। ठीक है, याद रखो ये OLTF का होता है, और इसे देख के हमें क्या पता चलता है, CLTF का स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग बेसिकली यही फाइंड करेंगे, मतलब बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट में ये सब वैल्यू देखेंगे। ठीक है, ये चारों वैल्यूज़ देखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि स्टेबल है क्या, मतलब बेसिकली अगर 0 से बड़ा आया ये दोनों तो स्टेबल है, 0 आया तो मार्जिनल स्टेबल, और 0 से छोटा आया तो अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होता है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ गेन मार्जिन का फॉर्मूला ये होता है जो हम लोग जानते हैं, दैट इज़ G ऑफ J ओमेगा एट ओमेगा PC। ठीक है, लेकिन गेन मार्जिन जब तुम dB में कैलकुलेट करोगे तो तुम करते क्या हो, बेसिकली ये वैल्यू निकाले और इसके बाद 20 लॉग ये कर दोगे, तो ये वैल्यू तुम्हारा मैग्नीट्यूड मतलब गेन मार्जिन मैग्नीट्यूड में निकल जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट होता है डायरेक्टली dB में निकालने का, वो क्या है, दैट इज़ गेन मार्जिन इन dB इज इक्वल टू माइनस ऑफ G ओमेगा PC एट dB। मतलब तुम्हारा इसका मैग्नीट्यूड तुम dB में निकाल लो। ठीक है, और बस साइन चेंज कर दोगे तो तुम्हें गेन मार्जिन dB में निकल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गेन मार्जिन मतलब dB में जब तुम कैलकुलेट करोगे तो dB में ये वाला रेसिप्रोकल जो है मतलब 1/समथिंग ये dB में काम नहीं करता है, इसीलिए dB में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अब dB क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोडे प्लॉट में जब तुम्हें कुछ दिखेगा तो इस एक्सिस में तो सारा वैल्यू dB में होता है, तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मतलब जो भी मैग्नीट्यूड दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये जैसे 15 dB दिख रहा है, -15, तो इसका गेन मार्जिन क्या होगा, माइनस का साइन रिवर्स कर दो, दैट इज़ 15। ठीक है, ये चीज़। अब इससे स्टेबिलिटी का पता कैसे चलता है, तो हम क्या किए, एक स्टेबल CLTF का बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट बना दिए। अब बेसिकली ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे करके। ठीक है, अब तुम इसमें देखोगे क्या कि देखो ओमेगा GC यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये मैग्नीट्यूड का जब 0 dB होता है तो वो ओमेगा GC फ्रीक्वेंसी होता है, और एंगल जब -180 डिग्री होता है, देखो यहाँ पे टच किया, तो ये तुम्हारा ओमेगा PC होता है। ठीक है, और ओमेगा GC पर
जब एंगल निकालते हैं तो इसी को फेज मार्जिन बोलते हैं। ओमेगा पीसी पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दैट इज़ देखो यहाँ पे मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है -15 dB, तो इसी को गेन मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे देख के तुम ये निकालते हो। अब इससे हमें स्टेबिलिटी का क्या पता चला, तो देखो गेन मार्जिन का वैल्यू 15 dB, फेज मार्जिन का 30, मतलब ये दोनों जीरो से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो CLTF होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी चीज़ है, ये तुम्हारा मार्जिनल स्टेबल के लिए और ये तुम्हारा अनस्टेबल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लेक्चर नंबर 22, दैट इज़ बोडे प्लॉट फॉर स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर एक से ज़्यादा पोल मौजूद है तो उसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अब इसका बोडे प्लॉट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारा किए हैं। ठीक है, जैसे यही देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो इसमें देखो 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल। ठीक है, तो 3 पोल, इसका बोडे प्लॉट ऐसा था, तो ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का ही था। ठीक है, लेकिन अब इसमें नया क्या पढ़ना है इस लेक्चर में, तो नया ये पढ़ना है कि यहाँ पे जीटा का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, मतलब जीटा तुम्हारा वैरी करेगा और उसके कारण क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से फ्रेम होगा। जैसे ये वाला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये गेट का क्वेश्चन है। इसमें देखो ये जी ऑफ एस दिया हुआ है, अब ये OLTF है CLTF है नहीं बताया गया, तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। बोडे प्लॉट सभी का बनता है, OLTF का भी बनता है, CLTF का बनता है, जो बोलेगा उसी का OLTF मतलब बोडे प्लॉट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ से हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ईजिली निकाल सकते हैं, दैट इज़ इसका जो डिनोमिनेटर होगा यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे, क्योंकि इसका बोडे प्लॉट हमें करना है, बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट हमें इसका प्लॉट करना है, तो यहाँ से हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो उस चीज़ के लिए ये लेक्चर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में बेसिकली मोस्टली डेरिवेशन वाला चीज़ है। ठीक है, तो देखो तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब यहाँ से ये जो चीज़ है ये डेरिवेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये कंप्लीट डेरिवेशन है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बस काम का चीज़ क्या है, ये चीज़ कि ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एन रेटिंग, मतलब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में जो ओमेगा एन होता है वही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंड ऑर्डर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ओमेगा एन होता है वही तुम्हारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक ना, तो क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर है 25, इसका मतलब ओमेगा एन 5 होगा, तो 5 इस क्वेश्चन का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, मतलब इस चीज़ का सेकेंड ऑर्डर का कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और सेकेंड ऑर्डर में ट्रांसफ़र फंक्शन का बोडे स्टाइल क्या होता है, तो भाई देख लो ये होता है। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर में 1 होता है, ये 1 + 2 जीटा S अपॉन ओमेगा सी प्लस S अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये बोडे का स्टाइल है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग पढ़े थे, दैट इज़ K × 1 डिवाइडेड बाई S अपॉन ओमेगा सी, ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम लोग बोडे प्लॉट में सिर्फ और सिर्फ अंडर डैम्प्ड, मतलब जब जीटा इन्वॉल्व होता है तो सिर्फ और सिर्फ अंडर डैम्प्ड का ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिटिकल और ओवर डैम्प्ड बाय डिफ़ॉल्ट बोडे प्लॉट में मिला हुआ होता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे जो -40 dB है ये क्लियरली बता रहा है कि 2 पोल है। ठीक है, और जब 2 पोल हम कैलकुलेट किए तो देखो हमको मिल गया निगेटिव इक्वल रियल रूल, मतलब इसमें ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट क्रिटिकल डैम्प है, समझे, इसमें जीटा का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से ओवर डैम्प पे देख लो, यहाँ पे 2 पोल है और ये बहुत ईजिली पता चल रहा है कि 2 अलग अलग पोल हैं, इसका मतलब निगेटिव अनइक्वल रियल रूट, तो इसके अंदर ओवर डैम्प छिपा हुआ है, लेकिन क्रिटिकल डैम्प देखने से पता नहीं लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में तुम्हारा क्रिटिकल डैम्प दैट इज जीटा इज इक्वल टू 0 से 1 देता है, और जब देता है मतलब जब क्रिटिकल डैम्प का केस होता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, अंडर डैम्प का जब केस होता है तभी हमें बोडे प्लेट में उसे करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देख लो, ये तुम्हारा अंडर डैम्प का केस है, क्योंकि यहाँ पे जीटा का वैल्यू जो आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो ये देख लो यहाँ पे जो जीटा का वैल्यू आया 0.4 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी सेकेंड ऑर्डर देगा तो ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड का नहीं देगा, हमेशा अंडर डैम्प्ड का ही देगा। ठीक है, ये एरर का फॉर्मूला है जिसका कोई यूज़ नहीं है, अभी तक कभी नहीं आया है। इसमें मेन चीज़ बस तुम्हारा यही है, एक फॉर्मूला ये और दूसरा बोडे स्टाइल। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन 13 में करना क्या था, तो बेसिकली तुम्हें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना था। तो इसका और इसका तो फाइंड कर लिया, बहुत आसान था। ट्रिक बस ये वाला पार्ट था। तो इसमें क्या आंसर होता है, ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा सी, तो वो हमें मिल गया, जीटा का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है इसको बोडे स्टाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बोडे स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे तभी हमें डीसी गेन का पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि देख लो डीसी गेन तुम्हारा ये होता है। ठीक है, के मतलब जो न्यूमरेटर में आएगा, तो इसको बोडे स्टाइल में कन्वर्ट करना, बस ये ट्रिकी पार्ट है। तो ये इतना बड़ा सा इक्वेशन फाइनली ये बना, तो ये आंसर आ गया।